तो मैंने कल आपको फोल्क बॉम्ब बताया था। फोल्क बॉम्ब आई थिंक हमारा हो भी गया था, राइट? हाँ हाँ, हमने वो एग्जीक्यूट भी आपको कर सिंपल लिया। नोट पैड पे जाके 4 या 5 कीवर्ड्स लिखने हैं, जस्ट परसेंटेज 5, परसेंटेज 0, 5%0, जो इनफाइनाइट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं आपके। उसके बाद Yeah. हमारा एक था कि हमें रैंडम फोल्डर्स बनाने हैं। उसके लिए सिंपल कमांड थी mkdir विद परसेंटेज रैंडम एंड परसेंटेज। आपका रैंडम फोल्डर बना के देगा आपको। बट अगर मुझे इसको इनफाइनाइट लूप में चलाना हो तो मैं सिंपल व्हाइल लूप ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं व्हाइल लूप लगाऊं और इसको इनफाइनाइट लूप में चला दूं। एक बढ़िया तरीका और है, यहाँ पे सिंपल गो टू लूप लगा देता हूँ। गो टू भी तो बैक जंप करेगा वापस, तो काम ऑलमोस्ट सेम ही है सबका। तो मैं इसको कर रहा हूँ एक फोल्डर में सेव, न्यू फोल्डर विद द नेम abc.bat। अपना कुछ दे सकते हो, इट्स टू यू। तो आफ्टर सेविंग दिस फाइल, लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड लेट्स सी क्या काम करता है। ओके, डाउनलोड्स में आई थिंक कुछ 10 सेकंड चला होगा शायद, हम्म और 10 सेकंड में इसने 895 890 फोल्डर्स क्रिएट किए। ओके। तो अब अगर मैं कहूँ कि इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ फाइल भी डाल दूँ, कि मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ भी, सिंपल एको ट्राई कर लेते हैं, एको एंड वेलकम होम सेव कर रहा हूँ मैं abc.txt फाइल के अंदर। अब यहाँ पे इस फाइल के स्टोर करने के लिए मैं एक सिंपल डायरेक्टरी का नाम दे रहा हूँ। उस फाइल के अंदर मेरे प्रिंट होगा वेलकम एको, लेकिन ये फाइल मुझे सेव करनी है एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर। परसेंटेज रैंडम मेरा काम नहीं आएगा, कुछ डायरेक्टरी का नाम कुछ भी हो सकता है उस केस में। मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी लूंगा abcd, उसके अंदर जाऊंगा cd abcd और उसकी फाइल को यहाँ स्टोर कर दूंगा abcd। ओके ओके सो अब मेरे कमांड क्या कर रही है, सिंपल एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रही है mkdir विद द नेम abcd। इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है मुझे और सिंपल एक फाइल स्टोर करनी है जिसके अंदर ये कंटेंट होगा वेलकम होम। सिंपल सी कमांड है। जब मैं इसको स्टोर करके एग्जीक्यूट करता हूँ, ये फोल्डर्स कर देते हैं डिलीट और हमारी फाइल को रख लेते हैं अभी के लिए। बस मैंने फोल्डर्स कर दिया डिलीट। साइज कुछ भी नहीं है, बट फिर टाइम दे रहा है डिलीट में। या अब जो इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं, तो फोल्डर के अंदर ही मेरा फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर मेरी एक फाइल स्टोर होगी abc.txt। मशीन हैंग होना शुरू हो गई है, करता हूँ आई थिंक 10 सेकंड ही चला होगा, ये भी सिर्फ 4 KB का बना है। बट इन केस मैं आपको वेलकम होम की जगह पूरा पूरा विकिपीडिया से आर्टिकल डाल दूँ, फिर पूरा पूरा एक कोई गाना या फिर पूरी मूवी कॉपी कर दूँ और ये मैं चला दूँ सर्वर साइड पे। ओके, तो सर्वर तो गया। सर्वर तो गया, आई डोंट थिंक कि वो आधे घंटे भी टिकेगा स्टोरेज फुल होने के लिए, राइट? क्योंकि प्रोसेसर और रैम दोनों ही काफी हाईली कॉन्फ़िगर रहते हैं वहाँ पे। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी स्टोरेज की उतने टाइम लेगा, लेकिन जितनी ज़्यादा रैम होगी और जितना बढ़िया प्रोसेसर होगा उतनी तेज ये एग्जीक्यूट भी होगा, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल था मेलवेयर का, और वो हमने देखा था परसेंटेज 5% वाला, परसेंटेज 0 5% 0 इन्फिनिट लूप हमें प्रोसेस क्रिएट कर देनी है बस। आई थिंक 5 या 10 सेकंड में हमारी मशीन क्रैश भी हो गई थी कल, राइट? तो इसके लिए जितना बढ़िया प्रोसेसर मिलेगा इसको और जितनी ज़्यादा रैम मिलेगी उतना थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन प्रोसेसर के हिसाब से उतना ही फास्ट भी चलेगा ये। ओके आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट आवर डार्क कोड पार्ट।
So here is my file Darkomet, and this is executable, this one, right? To create a payload or to create a Darkomet file or executable file for a victim, आपको सिंपल यहाँ पे जाना है और फुल एडिटर चूज करना हो तो फुल एडिटर चूज कर सकते हो। अगर मिनिमल क्विक पेलोड जनरेट करना हो तो आप सिंपल क्विक पे जा सकते हो। क्विक पे बेसिक चीजें पूछता है बस वो, आपकी आईपी और पोर्ट नंबर बस, ओके और ये उसका नाम है और ये की नेम जो आप उसको देते हो, आइकन एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स बस, बाकी कुछ नहीं पूछता वो। फिर आप क्विक बनाते हो। एक्सपर्ट मोड में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, हमने कल कुछ देखे भी थे, जैसे की लॉगर, अगर आपको की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करने हो और ये एफटीपी पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये मेरे एग्जीक्यूटिवली मिलते भी रहे साथ के साथ, राइट? एफटीपी सर्वर अगर हम क्रिएट करते हैं अपनी साइड पे तो हमें उसके कीलॉग्स मिलते रहेंगे स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से। ओके नीचे टाइम है कितनी देर के बाद आपको किस साइज की कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड होने पर आपको फाइल मिल जाएगी कीलॉग्स की। देन वी हैव सम होस्ट फाइल्स कि कहाँ कहाँ पे मुझे अटैक करना है, कौन कौन से डीएनएस पे काम करना है, वो सब चीज़ें आती हैं यहाँ पे, प्लगइन्स एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स। यू कैन ट्राई दिस एंड वी कैन ट्राई दिस, ट्राई कर ही लेते हैं मेरे हाथ। तो ये आपको मैंने कल बताया था कि पासवर्ड, ये उसका नाम, सर्वर आईडी, प्रोफाइल सेटिंग एंड ऑल डिफरेंट थिंग, फायरवॉल को बाईपास करना है या नहीं करना, वो सब आता है इसके अंदर। ओके नेटवर्क सेटिंग्स में कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे रिवर्स कलेक्शन चाहिएगा, तो यहाँ पे आपकी आईपी आएगी। इफ यू आर इनसाइड द नेटवर्क, इफ यू आर ग्लोबली अटैकिंग समवन, यहाँ पे आपकी जो ग्लोबल आईपी होगी वो आएगी। ग्लोबल आईपी के केस में आपको पब्लिक आईपी लेनी पड़ती है वहाँ पे, अगर पास पब्लिक आईपी नहीं मिलती है जनरली हमें, तो उसके हिसाब पर क्लाउड काम आता है। या तो आप क्लाउड पे सिंपल इंस्टेंस क्रिएट करो और वहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग करो, या फिर आप कोई ग्लोबल डीएनएस परचेज कर लो, राइट? तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन है, राइट? देन आफ्टर दिस कुछ ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कि जब विंडो स्टार्ट हो तब वो अपने आप स्टार्ट हो जाए। स्टार्टअप पे ही फाइल को मेल्ट करना है नहीं करना, आफ्टर एग्जीक्यूशन पार्ट, चेंज फाइल क्रिएशन डेट, persistent इंस्टॉलेशन एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स। फाइल में मींस आफ्टर द इंस्टॉलेशन, जब हमने फाइल एग्जीक्यूट कर दिया एक बार तो फाइल अपने आप डिलीट हो जाएगी वहां से ओके बैकग्राउंड। ओके एक बार एग्जीक्यूशन के बाद आपकी फाइल अपने आप गायब हो जाएगी वहां से, so we call it a file melt after ओके ओके execution. You can check it if you want to delete the file after execution. You can ओके change file creation date and all different things. Persistent installation if you want, you can check this option, right? Then module setups, installation message, कि क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, सिंपल सा। display this, choose the icon, write your own message and title. You can test the message, ओके show you the message, right? So this we have module shields, कि हमारा स्टार्टअप की हाइड करनी है हमें, उसकी MSF config, जो MS config अब इसमें मिलता है, आपको उसकी रजिस्ट्रीज हाइड करनी हो वो सब भी इसी के अंदर आता है। कुछ सेटिंग्स रहती है MS config के अंदर। हेलो हेलो आपकी आवाज गई फिर से। हेलो ये आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है। वो बीच में फोन आ गया था। ओके सो these are the options। आपको परसिस्टेंट प्रोसेस चाहिए एक, और एक की प्रोसेस अगर किल भी कर दी तब भी वो किल ना हो। अब जनरली ये देखा होगा एंटीवायरस के केस में, अगर हम एंटीवायरस को किल भी कर देते हैं प्रोसेस को तब भी वो बैकग्राउंड पे चलता रहता है, राइट? तो ये उसी का एग्जांपल है सिंपल परसिस्टेंट प्रोसेस का। टोटली हाइड स्टफ फ्रॉम एक्सप्लोरर एंड रिलेटेड फाइल एक्सप्लोरर, ये जो आपका फाइल एक्सप्लोरर होता है ये वाला, इसके अंदर आपको ढूंढने से कहीं भी इसकी फाइल नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। ये हिडन में उसके रहता है ऐसा हिडन। डन में भी नहीं मिलेगा आपको। ओके तो नॉर्मल एवी तो डिटेक्ट कर ही सकता है राइट। सॉरी, एवी एंटीवायरस तो डिटेक्ट कर ही सकता है मतलब अगर एंटीवायरस हम का काम करने का तरीका अलग है थोड़ा, हम्म तो एंटीवायरस पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ओके तो यू कैन हाइड द फाइल एक्सप्लोरर, यू कैन हाइड द फाइल्स फ्रॉम द फाइल एक्सप्लोरर, यू कैन हाइड द पेरेंट फोल्डर,
जहाँ पे वो फाइल स्टोर थी वो पूरा पूरा फोल्डर ही गायब है, अब में दिख ही नहीं रहा, ना वो हिडन्स में शो हो रहा है ना सिंपली शो हो रहा है, राइट। यू कैन डिसेबल द टास्क मैनेजर, ये टास्क मैनेजर आप डिसेबल कर सकते हो, ये खुलेगा ही नहीं, आपको एरर मैसेज शो करेगा वहाँ पे। यू कैन डिसेबल रजिस्ट्रीज, ये रजिस्ट्रीज में जाके जो कुछ चेंजेस ना कर पाए उसके लिए आप रजिस्ट्रीज डिसेबल कर सकते हो। यू कैन डिसेबल विंडोज फायरवॉल, ये सिर्फ एक्सपी में ही चलता है, कुछ फंक्शन जिसके पुराने हैं तो विंडोज एक्सपी में ही चलेंगे वो, राइट। यू कैन डिसेबल यूएसी, यूजर अकाउंट कंट्रोल्स, इसमें कुछ यूजर के स्पेसिफिक कंट्रोल्स रहते हैं तो आप उनको भी डिसेबल कर सकते हो। बाकी ये कुछ विंडोज एक्सपी के स्पेशल फंक्शंस हैं, लाइक डिसेबल एवी नोटिस, डिसेबल विंडोज अपडेट, डिसेबल सिक्योरिटी सेंटर एंड डिसेबल कंट्रोल पैनल्स। ये विंडोज एक्सपी के लिए ही स्पेसिफिक है, राइट। देन वी हैव की लॉगर्स, की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करना हो, उन्हें कहीं फॉरवर्ड करना हो तो उसके ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। होस्ट फाइल, कि कौन कौन से होस्ट पे मुझे जाना है या फिर कौन कौन से होस्ट को अफेक्ट करना है वो सब इसके अंदर आता है। फिर कहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश होगा रिवर्स पे, ये उसके अंदर वो भी आता है। आपकी यहाँ पे आईपी आती है और डीएनएस का पार्ट लोकल होस्ट। अगर कोई नाम है प्रॉपर नेटवर्क का अंदर, आपका आपका जो मशीन का नाम होता है, हम्म, तो ये वाला आपको यहाँ पे मिलता है जनरली विंडोज 7 पे, ऐसा कुछ नाम है तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, राइट। तो एक प्रॉपर होस्ट का नाम दे सकते हो आप यहाँ पे, उसकी आईपी दे सकते हो। यू कैन ऐड लाइन हियर, सिंपल। You can add plugins, load plugins on each startup, right? And you can bind file with a simple, like, any kind of executable file, any kind of PDF file. You want to bind something, you can choose the file. Simple file choose करनी, अपने आप bind कर देगा वो, right? ओके, ड्रॉप एनर्जी। You can choose the icon. इसके अंदर कुछ गिने चुने आइकन्स हैं जो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिले थे यहाँ पे, ये वाले जो हम्म, पहले से आते हैं। इसके अंदर आपके पास कोई खुद का कस्टम आइकन है तो यू कैन चूज इट फ्रॉम हेयर, आप उसको ब्राउज कर सकते हो और सिंपल आइकन सेट करना है, राइट। एंड देन स्टब फाइनलाइजेशन, किस टाइप की फाइल चाहिए आपको, ये सब उसी का पार्ट है। कंप्रेशन परफॉर्म करना है या नहीं करना है, कंप्रेशन के ऑप्शंस हैं कुछ, राइट। एंड दैट्स ऑल। सेव द प्रोफाइल, आपको अगर ये सेटिंग सेव करनी है कि मुझे इस टाइप का ही मेलवेयर चाहिए हमेशा, तो आप प्रोफाइल को सेव कर सकते हो, सिंपल एंड सिंपली बिल्ड द स्टब। कहाँ पे सेव करना है, हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, सिंपल, विद द नेम मेलवेयर। 78 lines and I hope I get the file on desktop, malware and the icon if you can see. अच्छा। हाँ, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे कनेक्शन रिवर्स मिलेगा यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे पहले लिसनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, राइट। यू कैन स्टार्ट अ लिसनर पोर्ट है, लिसन टू न्यू पोर्ट। पोर्ट नंबर क्या था, 1604, तो मैंने पास स्पेसिफाई किया था। हम्म, तो पोर्ट आप यहाँ पे सेट करते हो, आपको वही पोर्ट नंबर यहाँ पे भी सेट करना पड़ता है फॉर रिवर्स कनेक्शन पार्ट। यू कैन ओके। स्टार्ट लिसनिंग। आप जब कनेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है ऑन क्लिक पे उसका कनेक्शन, तो इसको पहले करते हैं माइग्रेट फाइल को, तो ये फाइल आपको कहीं ना कहीं भेजनी पड़ती है टीम के पास। सो मल्टीपल तरीके से फाइल को भेजने के लिए, आप सिंपल उसको मेल कर सकते हो, पेन ड्राइव के थ्रू भेज सकते हो, या कोई फाइल के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी, तो ओके। भेजना आपके ऊपर है कि कैसे भेजते हो आप उसको। और जब भी वो फाइल एग्जीक्यूट होगी आपको यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा पूरा पूरा, एंड यू गेट डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन, राइट। तो हम्म, आपको जस्ट फाइल भेजनी है और एग्जीक्यूट करवानी है बस, दैट्स ऑल, एंड यू विल गेट द कनेक्शन। तो भेजने वाला पार्ट भी कैसे करूँ मैं, पाइथन सर्वर यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, तो यू कैन यूज अ पेन ड्राइव अगर आपको मशीन में ट्राई करना है तो, राइट। या फिर मैं फाइल शेयर कर सकता हूँ, लेट मी शेयर दिस फाइल। मैं सिंपल नेटवर्क शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ अभी पे, बिकॉज मैं दोनों विंडोज मशीन ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी दूसरी विंडोज मशीन,
ये रही। सिंपल एक्सप्लोरर पे जाना है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क डिवाइसेस पे जाना है, एंड आफ्टर रिफ्रेश आई होप आई गेट द फाइल देयर। यहाँ पे तो मुझे सिंपल पता चल रहा है कि ये फाइल मेरी मेलवेयर है, क्योंकि मैंने नाम में कुछ ऐसा रखा था, malware.txt, राइट। इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई पता ना लगा पाए, उसको एग्जीक्यूट करने की इच्छा हो, ऐसा कुछ, लाइक विंडोज अपडेट, वीएलसी, एडोब फ्लैश प्लेयर, जो भी आप नाम देना चाहो, राइट। लेट्स डू वन मोर थिंग, तो अपलोड कर देते हैं फाइल वहीं पे, वहां से डाउनलोड कर लेंगे इसको। राइट, दिस इज माय लिसनिंग पोर्ट 1604 एंड दिस इज माय फाइल। लेट्स एग्जीक्यूट दिस फाइल। वेलकम टू डार्कोमेट, राइट, जो मैसेज हमने सेट किया था, राइट। एंड ये रूफस के लिए पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर आपको एग्जीक्यूट करना है नहीं करना, तो सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट नहीं हुआ तो होता है इशू। अगर आप यहाँ पे देखो अब मशीन पे, तो क्या डिफेंडर ने फाइल ही उड़ा दी। You have to create another file. Let's start the sniffing part today. I'll be using Kali Linux as a attackers machine, जिसके अंदर मेरे कुछ स्निफिंग टूल्स प्री इंस्टॉल आते हैं, जैसे कि Wireshark, जो हमने पहले भी यूज किया है, और पैकेट कैप्चरिंग पार्ट, राइट। पहले कुछ थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, व्हाट इज स्निफिंग और कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से अटैक्स हैं स्निफिंग के लिए मेरे पास। आई होप यू नो व्हाट इज स्निफिंग। आपका नेटवर्किंग पे हाथ काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप सॉक पे काम करते हो, तो आई होप यू नो व्हाट इज स्निफिंग। Is monitoring all the traffic. ये मॉनिटरिंग ऑल द ट्रैफिक, उसको एनालाइज करना है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो आप विद हेल्प ऑफ स्नीपिंग, राइट। तो और स्नीपिंग पार्ट आपका जो नेटवर्क आइडेंटिटी जो एलआईसी कार्ड रहता है वो प्रोमिशियस मोड में होना चाहिए, बिकॉज अगर वो प्रोमिशियस मोड पे नहीं है तो सिर्फ जो ट्रैफिक आपकी मशीन के लिए स्पेसिफिक आया है या फिर वहां से गया है सिर्फ उसी को कैप्चर करेगा। बट अगर आपका कार्ड प्रोमिशियस मोड पे है तो जो भी ट्रैफिक नेटवर्क पे फ्लो हो रहा है वो हर एक ट्रैफिक को कैप्चर करेगा, हर एक पैकेट को कैप्चर करेगा फिर वो, राइट। उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो प्रोमिस्कुअस मोड पे होना चाहिए आपका एनआईसी कार्ड, राइट। So working with sniffing, in this process, the sniffing attacker get connected to the attacker's target network and start sniffing. Sniffer network का NIC card promiscuous mode में होना चाहिए and all different things. Promiscuous mode is a mode of the interface in which NIC respond to every packet it receives. मैंने वही बताया कि जब आपका promiscuous mode होता है उसमें हर पैकेट को कैप्चर करता है, हर पैकेट के लिए रिस्पॉन्स देता है वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पैकेट्स उस मशीन के लिए आए हैं तो उस मशीन के मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस से मैच होते हैं उन्हीं के लिए रिस्पॉन्स देगा या फिर उनको कैप्चर करेगा, वैसा नहीं है। हम इसके मोड में हर पैकेट को कैप्चर करेगा, राइट। द अटैकर डिक्रिप्ट द पैकेट एंड एग्जीक्यूट इन्फॉर्मेशन, वो बेसिक चीजें हैं कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने हमें पैकेट स्निप करके। So we have two things, the first one is switch and the second one is hub. डिफरेंस पता है दोनों के बारे में, तो व्हाट इज स्विच और व्हाट इज हब। एक बार बता दीजिए। स्विच आपका जो पैकेट्स आते हैं उसके पास, अभी उसके पास जो पैकेट जा रहे हैं, एक सिंपल लैन एग्जांपल लेते हैं, लोकल नेटवर्क है, इंट्रानेट, जो 5 डिवाइस कनेक्टेड है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर मुझे पैकेट भेजना है ए से डी के पास, मेरा पैकेट होगा उस हब के थ्रू जा रहा है, क्योंकि मेरा हब से कनेक्टेड है सारे डिवाइसेस, राइट। अगर मुझे हाँ। पैकेट भेजना है ए से डी के पास,
तो हब क्या करेगा, जो मेरा पैकेट स्पेसिफिकली डी के लिए था पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको भेज देगा, ठीक है। ओके स्विच सिर्फ और सिर्फ डी को ही भेजेगा वो। ओके तो हब हमेशा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है पूरे नेटवर्क के अंदर, लेकिन स्विच स्पेसिफिक आईपी को ही भेजता है हमेशा, फिर स्पेसिफिक जो का मैक एड्रेस है पैकेट के अंदर सिर्फ उसी को भेजेगा। क्लियर है? या तो बेसिक डिफरेंस यही है कि स्विच का पैकेट को ब्रॉडकास्ट नहीं करता, बट हब हमेशा ही पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है। अगर ओके आपका हब है नेटवर्क के अंदर, देन पैकेट स्निफिंग काफी इजी रहती है। और अगर हब है तो उसे हम बोलते हैं पैसिव स्निफिंग। ओके स्निफिंग के भी दो टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव स्निफिंग। आई डोंट नो मैंने यहाँ पे लिखी है या हाँ नीचे लिखी है, नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। अगर आपका हब है वहाँ पे नेटवर्क में, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव स्निफिंग, बिकॉज अटैकर को खुद से कोई डाटा नहीं भेजना पड़ा फॉर पैकेट कैप्चरिंग पार्ट, राइट। कि वो उसे हम बोलते ब्रॉडकास्ट हैं, हुआ, ठीक है। हाँ अपने आप ब्रॉडकास्ट करता है वो, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव स्निफिंग। बट इन केस वहाँ पे स्विच लगा है तो अटैकर को खुद से डाटा भेजना पड़ता है कुछ, लाइक मैक फ्लडिंग एंड ऑल डिफरेंट थिंग, वो आगे देखते हैं हम अभी। ओके फॉर पैकेट स्निफिंग पार्ट, तो वी कॉल इट एक्टिव स्निफिंग। क्लियर है? एक्टिव स्निफिंग में गॉट डाटा मुझे भेजना पड़ रहा है फॉर स्निफिंग पार्ट, बट पैसिव में मुझे कोई डाटा भेजना नहीं पड़ रहा, अपने आप मेरे पास आ रहा है, इट राइट। तो स्विच और हब का डिफरेंस क्लियर है? आफ्टर दिस वी हैव अ स्पैन पोर्ट। स्पैन पोर्ट नेटवर्क मॉनिटरिंग में काम आता है। कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहता है प्रॉपर एक मॉनिटरिंग करता है नेटवर्क की, कौन सा ट्रैफिक आ रहा है कौन सा ट्रैफिक नहीं आ रहा है। जो चीज़ हम स्विच पे कॉन्फ़िगर करते हैं कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है या फिर जा रहा है इस स्विच के थ्रू, वो सब आपको इस पोर्ट के ऊपर डायरेक्ट करना है, देन वो आगे फॉरवर्ड होगा। ओके अगर सिंपल स्पैन की पिक्चर दिखाता हूँ आपको, स्पैन पोर्ट एंड इमेजेस, तो इसका एग्जांपल देते हैं। पोर्ट मिररिंग स्पैन का एक पार्ट है ये भी। अगर मुझे पैकेट भेजना है, इसमें दो ही सिस्टम है। हाँ, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मेरा क्लाइंट, दो क्लाइंट है मेरे पास, ठीक है, और ये अप्लायंस है जहाँ पे मेरा हो सकता है एडमिन बैठा हो। अभी के लिए समझ लेते हैं, यहाँ पे कोई मेरा एडमिन बैठा है नेटवर्क का, एक ओके इंटरनेट का पार्ट है। ये मेरे क्लाइंट्स हैं एक कंपनी के अंदर, ये कुछ बेसिक सर्वर्स हैं जहाँ पे डाटा स्टोर है मेरा, राइट। जितना भी ट्रैफिक आएगा इस स्विच के थ्रू, वो सारा सारा यहाँ जाएगा पहले, यहाँ पे पैकेट पैकेट स्निप होंगे, प्रॉपर पैकेट कैप्चर होंगे सारे के सारे फॉर मॉनिटरिंग पार्ट। ओके तो ये जो पोर्ट है यहाँ पे GI1/1 दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं स्पैन पोर्ट। ओके अगर इसमें समझ में आता है तो इसमें हम देख सकते हो स्पैन पोर्ट में आपका जो डाटा है जितना भी ट्रैफिक जा रहा है वो सब एक पोर्ट के थ्रू एक प्रॉपर आईपी पे जाता है, फिर प्रॉपर मशीन पे जाता है। वी कॉल इट अ स्पैन पोर्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से। वी कॉल इट पोर्ट्स, स्पैन पोर्ट और पोर्ट मिररिंग दोनों सेम ही चीज के नाम है। इट इज यूज्ड टू मॉनिटर स्विच, इट इज यूज्ड ऑन a network switch to send a copy of network packets seen on one switch port or on entire VLAN to a network monitoring connection, राइट। मतलब जो जितना ट्रैफिक आपके स्विच से जा रहा है या फिर आ रहा है, तो एक प्रॉपर इसी पे जाएगा फॉर मॉनिटरिंग पार्ट। एक पोर्ट के ठीक थ्रू से हम बोलते हैं स्पैन पोर्ट या फिर पोर्ट मिररिंग। देन वी हैव वायर टेपिंग। वायर टेपिंग आपने सुना होगा, शायद मूवीज में भी देखा होगा कि फोन टैप हो जाते हैं एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स। नो नो आइडिया फोन टैपिंग नहीं देखी मूवीज में कि फोन टैप कर लिया मेरा किसी ने? कौन सी मूवी में नहीं बहुत सी मूवीज है। ओके, मैं वायर टेपिंग सिंपल समझाता हूँ। सपोज दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक है। अब पर्सन सी को ट्राई करना है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। एक वायर के थ्रू कनेक्शन है, पोर्ट पर्सन ए और पर्सन बी, सिंपल वायर जो टेलीफोन होता है पहले वाला पुराने वाला, उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो पर्सन सी क्या करेगा, उस वायर के बीच में कनेक्शन लगाएगा खुद का टेलीफोन, राइट। और वहां से जो कम्युनिकेशन हो रही है ए और बी के बीच में, वो पूरी पूरी सुनेगा। अच्छा इसे हम सिंपल बोलते हैं वायर टेपिंग। ओ गेनिंग इंफॉर्मेशन बाय टैपिंग द सिग्नल ऑफ वायर, द टेलीफोन लाइन और द इंटरनेट लाइन।
ये वायर्स के केस में ही होता है, स्पेशली वायर टेपिंग। ओके ओके, ये 3 तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज एक्टिव वायर टेपिंग। एक्टिव वायर टेपिंग में वो जो बातें चल रही हैं या फिर जो भी कम्युनिकेशन पैकेट्स आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं उनको मॉडिफाई भी करता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव वायर टेपिंग। अगर वहाँ पे ऑल्टरिंग हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रहा है ट्रैफिक के अंदर, मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन विद अल्टरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, तो ट्रैफिक के अंदर मॉडिफिकेशन भी होगी। अगर मॉडिफिकेशन हो रही है तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग, एक्टिव वायर टेपिंग। अगर ट्रैफिक के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है तो वी कॉल इट अ पैसिव वायर टेपिंग, मतलब उसे सुन रहा है बैठ के, कुछ बोल नहीं रहा, तो उसे हम बोलेंगे पैसिव वायर टेपिंग। बट अगर वो सुन रहा है और बातें भी कर रहा है साथ के साथ तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव वायर टेपिंग। सिंपल एग्जांपल्स, अगर दो पर्सन वायर टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो देन आफ्टर दिस वी हैव लीगल या फिर लॉफुल वायर इंटरसेप्शन, जो कि पुलिस वाले अक्सर करते हैं कि किसी का फोन टैप कर लिया, तो जो कन्वर्सेशन थी वो रिकॉर्ड कर ली, उससे सुन रहे हैं बाद में भी, राइट। सो वी कॉल इट अ लॉफुल इंटरसेप्शन। ओके ये आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा मूवीज में। हाँ हाँ आफ्टर दिस वी हैव सम स्निफिंग काउंटर मेजर्स, कि हम कैसे कैसे बच सकते हैं इससे। द फर्स्ट वन वी हैव इज यूज सिक्योर्ड प्रोटोकॉल्स। अगर वायरलेस नेटवर्क पे काम कर रहे हो या फिर वायर नेटवर्क पे भी काम कर रहे हो, अगर इंटरनेट की बात करें हम सिंपल, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग HTTP आप HTTPS यूज करो। मतलब जितने भी सिक्योर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं आपके, जिनमें एनक्रिप्शन होता है, एनकोडिंग्स होती हैं प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वाली, आप उन्हें यूज करो इंस्टेड ऑफ सिंपल प्रोटोकॉल्स जिनमें एनकोडिंग नहीं होती, जिनमें डाटा प्लेन टेक्स्ट में जाता है आपका, राइट। So use HTTPS over HTTP, SFTP over FTP and all different secure protocols. बात वही है कि secure protocols use करने हैं हमें, right? Yeah. Second one we have is use switch instead of hub. because मुझे पता है कि हब में वो पैकेट को हमेशा ही ब्रॉडकास्ट करता है, तो वहाँ पे स्निफिंग बहुत इजी रह जाती है अटैकर के लिए। करना है कैसे, कनेक्ट तो होना है नेटवर्क में, दैट्स ऑल, Right. कुछ नहीं करना फिर उसे, पैकेट्स अपने आप आएंगे उसके पास सब कुछ, राइट। तो बेहतर है कि आप स्विच यूज करो इंस्टेड ऑफ हब। दैट्स द ओनली रीजन कि अब हब यूज नहीं होते, स्विचेस यूज होते हैं। तो ये एक मोटा मोटा रीजन था, एक मेन रीजन था कि अब आपके हब क्यों नहीं यूज होते या फिर अब क्यों ऑब्सलीट है वो, राइट। Yeah. द थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स। वो बात वही हो गई कि डेटा के ऊपर प्रॉपर एनक्रिप्शन होना चाहिए बिफोर ट्रांसमिशन। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर उस HTTPS के ऊपर रिलाई कर गए, नहीं, ट्रांसमिशन से पहले भी एनक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आप सिंपल एग्जांपल लो व्हाट्सएप का या फिर इंस्टाग्राम का किसी का भी, तो उनमें डाटा प्रॉपर एनक्रिप्ट होता है बिफोर ट्रांसमिशन, और HTTPS तो यूज होता ही है वहाँ पे, राइट। तो सिक्योर प्रोटोकॉल तो यूज हो रहे हैं बट उससे पहले भी डाटा एनक्रिप्ट हो रहा है, राइट। तो यूज स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन QC का पार्ट है कि स्निफिंग अगर होती भी है उस केस में, तब भी आपका जो अटैकर है वो कुछ से कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाएगा, कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाएगा वो स्निफ भी कर लेता है तब भी, राइट। Then we have some attacks. The first one is MAC attacks, जो आपके MAC एड्रेस से रिलेटेड होते हैं। Just give me a minute. Sure. आपको MAC एड्रेस का पता होगा, what is a MAC address? Right. Physical address of any machine. आपको MAC एड्रेस का पता होगा, आई एम श्योर। Yes, yes. Yeah. So MAC एड्रेस 48 बिट का होता है। स्टार्टिंग की 24 बिट्स मैन्युफैक्चरर के लिए होती हैं, बाकी बची 24 बिट्स आपके NIC कार्ड के लिए होती हैं, राइट। वही है, इसके बीच में भी MAC एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, MAC एड्रेस 48 बिट्स का होता है, यूनिक आइडेंटिफायर नंबर। स्टार्टिंग के 24 आपके मैन्युफैक्चरर के लिए होते हैं और 24 आपके बचे NIC के लिए होते हैं, राइट। फिर कुछ अटैक्स हैं मैक एड्रेस को लेके। द फर्स्ट वन इज मैक फ्लडिंग। व्हाट इज मैक फ्लडिंग? आप सिंपल बहुत सारा ट्रैफिक भेज देते हो स्विच के पास जो कि मैक एड्रेस पे ही काम करता है आपका, राइट। अगर हमने सिंपल जब आर्ट प्रोटोकॉल देखा था, हमने जब आपके पैकेट कैप्चर किए थे वायर शार्क में, आपको याद हो तो उसके अंदर रिक्वेस्ट आ रही थी लाइक हु हैज दिस IP एड्रेस, टेल दिस। तो वैसे ही काम करता है मैक फ्लडिंग भी, कि आप मल्टीपल
फेक मैक एड्रेस के साथ मल्टीपल फेक आईपी एड्रेस बाइंड करके भेज देते हो स्विच के पास, ओके। राइट, ताकि वो स्विच की तरह नहीं एज अ हब की तरह काम करे। बिकॉज एक कैम टेबल होती है, अगर आपको सिंपल समझाऊं मैं, तो हर स्विच के अंदर या फिर हर राउटर के अंदर एक कैम टेबल होती है जिसके अंदर वो अपने मैक एड्रेस को एक लिस्ट रखता है प्रॉपर, कि ये आईपी एड्रेस है और ये इस पोर्ट पे कनेक्टेड है मेरे साथ, ये मैक एड्रेस सॉरी, और ये इस पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको पिक्चर दिख रही होगी। ये पिक्चर विजिबल नहीं है, जस्ट लेट मी टेक अ कोई साफ सी पिक्चर ढूंढता हूँ मैं, जस्ट एक मिनट। मतलब बात वही है, एक प्रॉपर टेबल आईपी मेंटेन होती है, एड्रेस। इस पोर्ट पे ये डिवाइस कनेक्टेड है और ये उसका मैक एड्रेस है, राइट। मैक फ्लडिंग में हम करते क्या है, उस टेबल को फुल कर देते हैं, ओके। ताकि जब भी कोई नया मैक, ताकि जब उसको कोई नया मैक एड्रेस मिले तो उसके लिए, उसके पास उसके लिए स्पेस ना हो। तो उस केस में आपका स्विच क्या करता है, उसके पास अगर स्पेस नहीं होगा तो वो उस पैकेट को पूरे पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। ओके। कोई उसको पता नहीं है कि भेजना कहाँ है, तो उसे पता नहीं होगा तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा उस पैकेट को, राइट। ओके। उस केस में अटैकर के लिए इजी रहता है फॉर स्निफिंग द पैकेट्स। तो पैकेट उसके ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं अब, राइट, तो स्निफिंग पार्ट उसके लिए इजी हो जाता है। तो मैक फ्लडिंग एक सिंपल एग्जांपल है, इसमें आप उसके कैम टेबल को फिल कर देते हो विद फेक या फिर बोगस मैक एड्रेसेस, तो आपका जो स्विच है वो एज ए हब काम करने लगता है बाय ब्रॉडकास्टिंग द पैकेट्स इन द एंटायर नेटवर्क। ओके। ये सिंपल एग्जांपल था मैक फ्लडिंग का। देन वी हैव पोर्ट स्टीलिंग। So this technique is based on MAC flooding. The attacker send bogus ARP packet with the source MAC address and the target destination address on its own. मतलब क्या है? Suppose 5 डिवाइस कनेक्टेड है सेम नेटवर्क पे with a switch A B C D E, ठीक है? वहाँ पे अटैकर आता है F नाम से। अब अटैकर को किसी तरह मैक एड्रेस निकाल लिया जो सिस्टम नंबर A है उसका। ओके। 5 डिवाइस पहले थे A B C D E, एक छठा आया अटैकर F, उसने मैक एड्रेस फाइंड कर लिया सिस्टम A का। उसने एक पैकेट ओके। भेजा स्विच के पास कि अब ये जो मैक एड्रेस है इसका आईपी एड्रेस ये नहीं है, नए वाला आईपी एड्रेस जो टैकर का खुद का आईपी एड्रेस होगा वो भेज देगा। लेट मी शो यू, पेंट होता है लिनक्स में, ड्रो में काम कर सकते हैं आई थिंक। तो ये मेरे कुछ मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, राइट। ये मेरा सिंपल स्विच है, यहाँ पे ये सभी से कनेक्टेड है। राइट, ये मेरा सिंपल बेसिक नेटवर्क था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे एक नया अटैकर आया, ठीक है, इसने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया इसके साथ। अब ये मेरा सिस्टम ए है, ये वाला, राइट। ये क्या करेगा अटैकर, इसका जो मैक एड्रेस होगा उसके साथ खुद के आईपी बाइंड करके एक पैकेट भेज देगा स्विच को, ओके। ठीक है। इ- इस मैक एड्रेस के लिए नई आईपी अलोकेट हुई है मुझे और वो आईपी होगी अटैकर की। तो स्विच क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द पैकेट्स टू द सिस्टम ए, वो सारा का सारा ट्रैफिक इस अटैकर को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। ठीक है। चलो, इसे हम बोलते हैं सिंपल स्विच पोर्ट स्टीलिंग। कोई जो स्विच पे होता है लैन केबल्स के पोर्ट, लैन मतलब जो अगर सिंपल लैन कनेक्शन है आपका उस केस में होता है ये। तो वी कॉल इट अ स्विच पोर्ट स्टीलिंग, राइट। गॉट इट। तो अटैकर करता क्या है, सिंपल एक बोगस या फिर मैलिशियस खुद का कस्टमाइज जिसके अंदर फेक आईपी एड्रेस होता है, फेक मैक एड्रेस होता है,
पैकेट भेजता है सर्वर को या फिर जो स्विच है आपका स्विच को कि आपको पैकेट इस पे नहीं इस पे फॉरवर्ड करना है, राइट। स्विच उस पैकेट की हेल्प से खुद की कैम टेबल अपडेट करेगा और पैकेट वहाँ पे भेजना स्टार्ट कर देगा अटैकर को। दैट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ स्विच पोर्ट स्टीलिंग पार्ट, राइट। देन वी हैव सम डिफेंडिंग मैकेनिज्म फॉर मैक अटैक्स। इसको रोका कैसे जाए कि मैक फ्लडिंग ना हो पाए वहाँ पे और मैक पोर्ट स्टीलिंग ना हो पाए वहाँ पे, राइट। तो डेवलपर्स या फिर जो एडमिन रहता है वो क्या करता है, पोर्ट के लिए एक ट्रस्ट सिक्योरिटी मतलब कुछ पॉलिसी सेट करता है कि जब भी कोई नया पोर्ट कनेक्शन होगा, जब मैं अपनी कैम टेबल अपडेट करूंगा तो उसके लिए एक प्रॉपर मेरी एक्सेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्विच अपने आप पोर्ट या फिर कैम टेबल को अपडेट कर रहा है, नहीं, उसके लिए प्रॉपर एडमिन की परमिशन होनी चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं सिंपल पोर्ट सिक्योरिटी, कि जब भी नए पोर्ट पे ओके। कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तो उसकी परमिशन मुझे लेनी पड़ेंगी, तभी मैं कैम टेबल को अपडेट करूंगा। या फिर सिंपल कह सकते हो मैनुअल अपडेशन होता है उसमें कैम टेबल का, राइट। ओके। सो वी कॉल इट पोर्ट सिक्योरिटी। कि आप जो कैम टेबल है उसके लिए आपको ट्रस्ट चाहिए एडमिन का। अगर वो ट्रस्टेड है, जो नया डिवाइस कनेक्टेड हुआ है, तभी वो कैम टेबल को अपडेट करेगा, तभी पैकेट फॉरवर्डिंग स्टार्ट होगी। क्लियर है? राइट। आफ्टर दिस वी हैव सम अटैक्स फॉर डीएचसीपी। डीएचसीपी का पता होगा कैसे काम करता है, फिर क्या काम करता है? आपको सिंपल डायनेमिक होस्ट आईपी लोकेशन करता है। यस। आपके पास आईपी नहीं है तो आपको आईपी देगा ढूंढ के, दैट्स ऑल। जो डीएचसीपी सर्वर या फिर डीएचसीपी सर्विस करती है आपका, राइट। So DHCP is the process of allocating the IP address dynamically to the host assigned automatically, and they can be used when host didn't need them. In case आपका host disconnect हो गया है, वो IP फ्री है, तो किसी और को relocate भी करता है वो, right? Basic functionality. Then we have the technique कि IPv4 में या फिर IPv6 में DHCP काम कैसे करता है, right? तो स्टार्टिंग में अपना जो मशीन होती है जिसके पास IP एड्रेस नहीं है, वो सिंपल DHCP डिस्कवरी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट कर देता है नेटवर्क के अंदर, राइट। जब पर DHCP सर्वर होगा उसका रिप्लाई देगा, मैक एड्रेस के थ्रू हो रहा है ये सब अभी, राइट। मैक एड्रेस जो DHCP सर्वर का होता है वो एफ 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 रहता है हमेशा, तो उसी एड्रेस पे पैकेट आपको ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है। अब आपका जो क्लाइंट होगा, पैकेट के अंदर क्लाइंट का मैक एड्रेस होगा और सर्वर का मैक एड्रेस होगा, राइट। तो पैकेट हो ओके। गया ब्रॉडकास्ट। अब DHCP सर्वर को पता है मेरे लिए पैकेट आया है, उस पैकेट का रिस्पॉन्स देगा ये DHCP ऑफर्स कि ये आईपीज अभी फ्री हैं, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर लो, राइट। और ओके। पैकेट वापस भेज देगा क्लाइंट को, राइट। क्लाइंट उनमें से कोई एक आईपी चूज करेगा और रिक्वेस्ट भेज देगा दोबारा सर्वर के पास, मैंने ये आईपी चूज की है, आप ये मेरे लिए लोकेट कर दो। और DHCP सर्वर उसका रिस्पॉन्स देता है सिंपल विद एक्नॉलेजमेंट कि ठीक है ये आईपी आपको लोकेट हो गई है, आप अपने सिस्टम में अपडेट कर लो, सिंपल, ओके। राइट। तो DHCP डिस्कवरी की रिक्वेस्ट गई, वहाँ से DHCP ऑफर्स आते हैं कि ये आईपी फ्री हैं, आप यहाँ से कोई भी चूज कर लो। फिर वो DHCP रिक्वेस्ट भेजता है कि ये आईपी मैंने चूज किया इनमें से, और DHCP सर्वर उसको कंफर्म करता है, सिंपल। ये कुछ स्टेप थे। IPv6 में भी सेम ही तरीके से काम होता है। रिक्वेस्ट आती है डिस्कवरी की, वहाँ से ऑफर्स आते हैं, कोई चूज होता है कोई भी एक आईपी एड्रेस और उसकी कंफर्मेशन आती है। IPv4 IPv6 का काम करने का तरीका सेम ही है, बस उनके पोर्ट्स नंबर अलग हैं। DHCP आपका हमेशा पोर्ट UDP पे काम करता है इंस्टेड ऑफ TCP, राइट। तो इन केस ऑफ IPv4 एड्रेस का पोर्ट नंबर 67 यूज होता है फॉर सर्वर पार्ट और 68 यूज होता है फॉर क्लाइंट पार्ट। इन IPv6 आपका पोर्ट नंबर 546 यूज होता है फॉर क्लाइंट एंड 547 फॉर सर्वर, सिंपल। आफ्टर दैट DHCP कि कैसे काम करता है, फिर क्या काम करता है, वी हैव सम अटैक्स फॉर DHCP सर्विस और DHCP सर्वर एज वेल। द फर्स्ट वन वी हैव इज DHCP स्टारवेशन अटैक। सपोज कोई अटैकर नेटवर्क में आता है, अभी सिर्फ 5 डिवाइस कनेक्टेड है नेटवर्क पे ABCDE, राइट। ये 5 कनेक्टेड है ABCD और E आपके, ठीक है। अटैकर बीच में आया यहाँ पे, इसने DHCP सर्वर के पास इतनी रिक्वेस्ट भेज दी कि सारी आईपी अलोकेट हो गई, अब आईपी बची ही नहीं। ओके। उसमें एक नया सिस्टम आया नेटवर्क के अंदर, राइट। और DHCP सर्वर के पास इसको आईपी देने के लिए आईपी नहीं है, क्योंकि आईपी ओके। ऑलरेडी सारी असाइन कर ली हैकर ने या फिर अटैकर ने। सारी आईपी किसके पास है,
अटैकर के पास तो आईपी बची ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक। कि आपके अटैकर ने सारी आईपी खुद को अलोकेट कर ली विद बाय सेंडिंग द रैंडम और से फेक मैक एड्रेसेस की रिक्वेस्ट भेज के सारी आईपी खुद को अलोकेट कर ली। ठीक है, काम सेम ही है ऑलमोस्ट मैक फ्लडिंग की तरह ही। लाइक मैक फ्लडिंग में भी यही होता है कि रैंडम मैक एड्रेसेस जाते हैं, जो कोई मतलब नहीं है, कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करती उस मैक एड्रेस के साथ, बट मैक एड्रेसेस जा रहे हैं और वो कैम टेबल को अपडेट कर देता है मैक फ्लडिंग के केस में। बट यहाँ पे क्या है, सिंपल आईपी लोकेट हो रही है उस मैक एड्रेस के लिए, राइट। जितनी भी फ्री आईपीज थी वो सारी अलोकेट हो जाती हैं और नए यूजर के लिए वहाँ पे आईपी नहीं बचती। सो वी कॉल इट डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक। ये भूखा मर गया मतलब। अच्छा। So we call it DHCP starvation attack. Then after DHCP starvation, we have another attack called rogue DHCP server. Suppose अटैकर ने DHCP starvation attack परफॉर्म कर दिया, ठीक है, सारे आईपीस ने ले ली। Okay. ये खुद का एक और DHCP सर्वर सेट करता है यहाँ पे। इसने एक और DHCP सर्वर लोकेट कर दिया यहाँ पे कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से आईपी नहीं मिलती है तो यहाँ से आईपी ले लो इस DHCP सर्वर से, इसके पास बहुत आईपी है। तो उसके इसमें जो हमारी नई मशीन होगी वो इंस्टेड ऑफ यहाँ से आईपी लेने के आईपी लेगा कहाँ से, यहाँ से। Okay. और आपका जो अटैकर होगा पूरा का पूरा ट्रैफिक इसको मॉनिटर कर पाएगा। Got it. राइट, गॉट इट। तो ये है हमारा रॉग या फिर जो फेक या फिर जो खुद का सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर है अटैकर का। इसने खुद का एक फेक डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे सेट किया है और आईपी लोकेट कर रहा है खुद ही अपने हिसाब से नेटवर्क के अंदर, राइट। all clear with DHCP starvation and DHCP rogue attack। और DHCP कैसे काम करता है, right? Then we have some defending techniques कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। इसका भी तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है। जब भी आईपी लोकेट होगी तो एडमिन की अथॉरिटी चाहिए उसके लिए कि ये मैक एड्रेस आया है, ठीक है। जब एडमिन को पता होगा कि मैंने ये डिवाइस लगाया था फिर नेटवर्क में ये नया डिवाइस आया है, राइट, उसको परमिशन देगा तभी उसको आईपी लोकेट होगी। वी कॉल इट डीएचसीपी स्नूपिंग। डीएचसीपी स्नूपिंग फिर आइडेंटिफाई ओनली ट्रस्टेड पोर्ट्स, जो एडमिन जिनको परमिशन देगा सिर्फ वहीं पे आईपीज एलोकेट होंगी ओनली स्पेसिफिक पोर्ट्स के अंदर। ये लैन में भी काम करता है और वायरलेस में भी काम करता है, दोनों में ही सेम तरीके से काम होता है। जब डीएचसीपी का जो एडमिन होगा, सर्वर का एडमिन जो होगा, जब वो परमिशन देगा तभी आईपीज एलोकेट होंगे। Okay. ठीक है, और पोर्ट सिक्योरिटी भी उसी का पार्ट, हमने पोर्ट सिक्योरिटी पर भी देखा था अभी मैक फ्लडिंग वाले पार्ट में, राइट। दोनों ही चीजें यहाँ पे काम आती हैं। लाइक एडमिन इज द ओनली पर्सन हु कैन लिमिट दिस अटैक्स, राइट। आफ्टर दिस वी हैव आर्क पॉइजनिंग। आर्क आपको पता है कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया भी था एक बार। ये आपका काम क्या है एक्चुअल में? लिंक करता है मैक एड्रेस नहीं, आईपी। आपका जो आर्क प्रोटोकॉल है वो सिंपल आपकी आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ लिंक करता है कि इस मैक एड्रेस के लिए एक ये स्पेसिफिक आईपी एड्रेस सेट है। ओके। ये सिंपल बेसिक सा काम है आर्क का। वी कॉल इट आर्क रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ओके। या फिर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। तो आर्क करता क्या है, अटैकर सेंड फोल्ड आर्क पैकेट्स, ये तो अटैक की बात हो गई। Address resolution protocol or the ARP protocol is a communication protocol that is discovering the link layer address, the IP address such as MAC address, especially with the given link layer address, IP address। मतलब बात वही है कि IP एड्रेस को MAC एड्रेस के साथ लिंक कर रहा है। इस IP एड्रेस के लिए ये MAC एड्रेस है तो फिर इस MAC एड्रेस के लिए ये IP एड्रेस है, सिंपल, राइट। Then we have some attacks for the ARP protocol. The first one is ARP spoofing attack। कि हैकर ने या फिर जो अटैकर है आपका उसने कोई स्पूफ्ड यानी किसी और का मैक एड्रेस यूज करके एक खुद का आईपी एड्रेस दे दिया। इस मैक एड्रेस के लिए आईपी एड्रेस अब ये है तो इसे अपडेट करो और पैकेट मुझे भेजो सारे। हमने यहाँ पे देखा भी था, सेम ही है, उसे हम बोलते हैं आर्ट पॉइजनिंग या फिर आर्ट स्पूफिंग, राइट। ओके।
तो आप स्पूफिंग में होता क्या है, सिंपल, अटैकर जो है आपका एक बोगस या फिर एक कोई खुद का कस्टमाइज्ड पैकेट भेजता है स्विच को या फिर राउटर जो भी है आपका, कि इस मैक एड्रेस के लिए आईपी एड्रेस ये है, जो कि किसका आईपी एड्रेस होता है, अटैकर का, राइट। तो अटैकर सेंड फॉल्स आर पैकेट ओवर लैन, और you can say wireless network. In this case, switch will update the attacker's MAC address with the IP address of the legitimate user. Clear है? Then start forwarding the packet to the attacker. Attacker can steal information by extracting the packets. तो काम वही है कि किसी और का मैक एड्रेस यूज करना है, फिर किसी और का आईपी एड्रेस यूज करना है, और खुद के पास पैकेट फॉरवर्ड करवाने हैं स्विच से या फिर राउटर से, जो भी वहां पे लगा है। आपको डिफरेंस पता है आर्प नहीं, स्विच के बीच में और एक्सेस पॉइंट्स के बीच में? एक तो हमारे पास राउटर होता है, one we have is a router, right? Then we have a access point. तो हमें डिफरेंस पता है, और ये हो गया हमारा एक्सेस पॉइंट से स्विच। आप पे जो स्विच है और जो एक्सेस पॉइंट है, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके एक्सेस पॉइंट्स हम यूज करते हैं इन केस ऑफ वायरलेस नेटवर्क, काम एक्सेस पॉइंट भी स्विच की तरह ही करता है। हाँ स्विच को हम जनरली यूज करते हैं इन केस ऑफ लैन कनेक्शंस, बट एक्सेस पॉइंट्स को हम यूज करते हैं इन केस ऑफ वायरलेस कनेक्शंस। वायरलेस हाँ, तो अगर हमारा नेटवर्क वायरलेस है तो वी कॉल इट एक्सेस पॉइंट, बट काम एज ए स्विच ही कर रहा है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है वो भी। गॉट इट क्लियर है? और राउटर आपके पैकेट्स का जो ट्रैफिक होगा उसको बाहर फॉरवर्ड कर रहा है इंटरनेट पे, राइट। तो आर्ट पोइजनिंग के थ्रू हैकर या फिर जो अटैकर है आपका कर क्या सकता है, वो सेशन हाईजैक कर सकता है, बिकॉज जो पैकेट जो ट्रैफिक होगा जो डाटा होगा वो सारा सारा उसके पास आ रहा है। अब ये कुछ अटैक्स हैं, सेशन हाईजैकिंग हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, बिकॉज जो मेरी एक्चुअल मशीन थी, जो एक्चुअल यूजर था, वो तो फ्री बैठा है, उसके पास रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। रिस्पॉन्स कहाँ जा रहा है, अटैकर के पास सीधा सीधा। अटैकर हाँ, attacker can perform MITM attack, man in the middle attack. Attacker can perform packet sniffing and can perform data interception. इसके अंदर क्या जा रहा है इंटरसेप्ट कर सकता है उसको, राइट, कि उसके यूजर नेम पासवर्ड्स क्या थे एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स निकाल सकता है वहां से। VoIP टैपिंग, VoIP इज द प्रोटोकॉल जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन्स यूज करते हैं जनरली, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। या देन अटैकर कैन स्टील यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, वो भी उसी का पार्ट, राइट। सो इससे बचा कैसे जाए, डिफेंडिंग आर्ट पॉइजनिंग, इससे बचा कैसे जाए? The first one we have is dynamic ARP inspection. DI is used with DHCP snooping. DI is used with DHCP snooping. मतलब क्या है? तो सेम ही बात, जब भी वो टेबल्स अपडेट करेगा, कैम टेबल अपडेट करेगा, तो उसके लिए उसको एडमिन की परमिशंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैकेट्स आया उसने अपडेट कर दी टेबल, नहीं, जब एडमिन कहेगा तभी टेबल्स अपडेट होंगी, राइट। तो एक तरीका यही है डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन, जो कि एडमिन करता है आपका, फिर कोई नई रिक्वेस्ट आ रही है, कैम टेबल अपडेट तो नहीं कर दी कहीं इसने अपने आप, तो वो सब भी उसी का पार्ट है, राइट। एडमिन की परमिशंस के साथ ही टेबल्स अपडेट होंगी, राइट। देन वी हैव सम स्पूफिंग अटैक्स। फर्स्ट वन वी हैव इज मैक स्पूफिंग, डुप्लीकेटिंग, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। आर्ट स्पूफिंग उसी का पार्ट है, राइट। देन आफ्टर दिस वी हैव सम डिफेंडिंग टेक्निक्स। द फर्स्ट वन इज DHCP स्नूपिंग, जो DHCP के लिए हो गया, राइट। देन वी हैव डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन, जो कि DHCP स्नूपिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन एडमिन की प्रिविलेजेस या फिर एडमिन की परमिशंस होंगी तभी टेबल्स या फिर तभी कंटेंट्स अपडेट होंगे उसके अंदर। Then we have source guard, monitoring and preventing the host to impersonate another host. ट्रैफिक जो आ रहा है, जो जा रहा है, उसको मॉनिटर करना है, लाइक जो हमारी एनओसी टीम होती है, आई थिंक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर जिसे हम बोलते हैं। फायरवॉल लेवल पे भी ये कैप्चर होता है, मतलब आर्प स्कैन का। हाँ,
या फिर मतलब जैसे फायरवॉल पे आप चेक कर स्पूफिंग सकते वगैरह हो। हाँ। हाँ, आप वहाँ पे भी कैप्चर कर सकते हो कौन सा डाटा अलाउड है, कौन सा डाटा अलाउड नहीं है। अगर ये आ रहा है तो इसके लिए मुझे अलर्ट देना है एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, राइट। फायरवॉल लेवल पे भी कर सकते हो आप ये सब, वो सब वहाँ भी अलाउड है। देन वी हैव डीएनएस पॉइजनिंग। डीएनएस पढ़ा है, लाइक व्हाट इज डोमेन, डीएनएस? यस। तो डोमेन, यहाँ पे कौन सा डोमेन की बात चल रही है अभी? यहाँ पे कौन सा डोमेन है, लोकल डोमेन है या फिर ग्लोबल डोमेन है? हमारी हर मशीन के लिए एक नाम होता है, हर आईपी के लिए एक नाम सेट कर सकते हैं हम। अगर मैं लिनक्स में दिखाऊं आपको, तो एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर होस्ट्स की, दिख रहा है? हम्म। इस आईपी के लिए ये नाम है मेरे पास, ओके। राइट। तो आप इस हर आईपी के लिए एक नाम सेट करते हो, उसे हम बोलते हैं नेम सर्वर, फिर एक सैंपल सर्वर, हम एक टेबल अपडेट करते हैं, राइट। तो हर आईपी के लिए एक नाम सेट होता है। और यहाँ पे हम बात करें लोकल नेटवर्क्स की, ना कि ओवर द ग्लोब जो कि हमारा एक्चुअल डोमेन होता है google.com facebook.com। यहाँ ओके। पे उसकी बात नहीं हो रही है, हम एक सिंपल लोकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसके ऊपर भी अटैक्स होते हैं कुछ। पहले देखते हैं कि कैसे काम करता है, फिर होता क्या है। DNS is used in networking to translate human readable domain name to the IP addresses। क्लियर है कि हर आईपी एड्रेस के लिए एक सिंपल नाम अलोकेट करना है कि इस मशीन का आईपी एड्रेस ये है। तो उसका आईपी एड्रेस याद करने की जगह सिस्टम को एक नाम दे दूंगा मैं कि मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, सिंपल। या फिर एडमिन डिपार्टमेंट में है तो एडमिन सिस्टम 1, एडमिन सिस्टम 2, एडमिन सिस्टम 3, इस तरीके के नाम दे सकता हूँ मैं उसको, राइट। When DNS server receive the request, it doesn't have the entry, it generates the query to another DNS server। जिसको काम करने का तरीका है कि कैसे काम करता है वो, अगर उसके पास रिकॉर्ड्स में वो है तो ठीक है, वरना वो रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है बाकी डीएनएस सर्वर्स को कि आपके पास ये है या नहीं है। जिसके पास रिकॉर्ड्स मैच होते हैं वहां से रिस्पॉन्स आता है कि इस मैक एड्रेस के लिए ये आईपी एड्रेस है, आप यहाँ पे जाओ। ऐसे ही हमारा डीएनएस काम करता है, ग्लोबली भी और लोकली भी, राइट। ओके। देन फर्स्ट वन अटैक जो हमारे पास आता है डीएनएस के लिए, द फर्स्ट वन वी हैव इज अटैक एक्सप्लॉइट द डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। जो डीएनएस की कैशे होती है, डीएनएस इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द डाटाबेस वो एक कैशे यूज करता है फॉर फास्टर रिप्लाई करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कि अगर इसके लिए रिक्वेस्ट आए तो इसके लिए आईपी एड्रेस ये है, मैं ये चीज़ें याद रखूंगा। अगर सिंपल बताऊं तो अपने कॉपी में कुछ नोट्स बनाए हैं, बट कुछ चीज़ें आपको याद है, तो हर बार कॉपी में चीज़ें ढूंढने की बजाय अगर आपको चीज़ याद है तो आप सीधा सीधा उसको बता दोगे, राइट। तो डीएनएस सर्वर भी ऐसे ही काम करता है, वो कुछ कैशे में कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन रखता है। अगर उस रिकॉर्ड के लिए कोई क्वेरी आ रही है तो वो उसको सिंपल डायरेक्ट रिप्लाई कर देगा, राइट। तो अटैकर्स करते क्या है, उस कैशे के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, कैशे को अपडेट कर देते हैं मैलिशियस तरीके से, ताकि जब भी इसके लिए रिक्वेस्ट आए तो वो कहीं और फॉरवर्ड हो जाए, ओके। राइट। बट यहाँ पे बात चल रही है नेम्स की। हम यहाँ पे आईपी पे या फिर मैक एड्रेस पे काम नहीं कर रहे अभी, हम काम कर रहे हैं नाम, जो हमारा नाम दिया हमने मशीन को उसके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे उसके ऊपर, राइट। कि इस मशीन का नाम ये था बट इसका मैक एड्रेस अभी ये है, क्लियर है। तो एनक्वायरीज किसके हिसाब से होंगी, नाम के हिसाब से, हम्म। ठीक है। सो अटैकर सिंपली एक्सप्लॉइटिंग फ्लॉज इन डीएनएस सॉफ्टवेयर ऐड एंड ऑल्टर द एंट्रीज। वो जो उसके अंदर जो एंट्रीज हैं कैशे के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर उनको मॉडिफाई करते हैं और पैकेट्स को खुद तक फॉरवर्ड करवा देते हैं। सिंपल बेसिक एग्जांपल। देन वी हैव सम डिफेंडिंग टेक्निक्स, कैसे बचा जाए। जो हमने अभी ऊपर देखा था डीएचसीपी स्पूफिंग, जिसमें अटैकर की परमिशन चाहिए होती है, वो चीज़ें यहाँ भी इम्प्लीमेंट होती हैं। कि ऐसा नहीं है कि डीएनएस कैशे कोई भी अपडेट कर देगा, जो डाटाबेस डीएनएस के पास है वो कोई भी अपडेट कर देगा, नहीं। उसके लिए प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होती है कि हाँ यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, ये ऑथेंटिक आईपी है, ऑथेंटिक मैक एड्रेस है, तभी उसका नाम अपडेट होता है, राइट। टू सेग्रीगेट अथॉरिटेटिव एंड रिकर्सिव रिजॉल्वर।
बार बार जिसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है उसको ही कैशे में रखता है हमारा डीएनएस सर्वर हमेशा। कि अगर गूगल के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है हमेशा, हम जब हमेशा google.com खोल लेते हैं स्टार्टिंग में, तो google.com डीएनएस सर्वर से कैशे में ही मिलता है लगभग। कोई उसके लिए रिकॉर्ड्स या फिर उसके लिए रिक्वेस्ट आती रहती हैं, राइट। तो उस टाइप के रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटीज होनी चाहिए, राइट। क्वेरी एंड रिस्पॉन्स वेरिफिकेशन यूजिंग डीएनएस गार्ड्स, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, डीएनएस गार्ड्स होने चाहिए रिस्पॉन्सेज वेरीफाई करने के लिए। रेस्ट्रिक्ट एक्सटर्नल डीएनएस, ये सब कुछ बेसिक वही चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। आईपी सोर्स गार्ड की कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, उसको अपडेट करना है नहीं करना है, राइट। आईडीएस डिप्लॉयमेंट, हम डिटेक्शन सिस्टम डिप्लॉय कर देते हैं, फायरवॉल्स एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, कि इस टाइप का पैकेट इस टाइप की रिक्वेस्ट अलाउड है या नहीं है, राइट। तो बेसिक तरीका वही है कि आप स्टैटिकली चीज़ों को अपडेट करो टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ अटैक। आप आईडीएस आईपीएस फायरवॉल्स लगाओ कि कौन सा डाटा कौन सा ट्रैफिक अलाउड है नेटवर्क के ऊपर, राइट। और जब भी अपडेट होगा तो परमिशंस के साथ ही होगा, प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद, राइट। देन वी हैव सम टूल्स, जो हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट है, राइट। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पोर्शन बहुत हो गया आज। ओके। वायरशार्क आपको याद होगा? हाँ। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द वायरशार्क। वायरशार्क आपने यूज किया होगा आई थिंक पहले भी। दिस इज द टूल मैक ऑफ जो हम यूज करते हैं फॉर मैक फ्लडिंग। मैक ऑफ, you can specify the interface with the help of -i option and the interface नाम, जो कि th0 हो सकता है, wlan हो सकता है, कुछ भी, या फिर लूप बैक अगर आप लूप बैक यूज कर रहे हो तो, राइट। और किस चीज को फ्लड करना है वो आपके ऊपर है। एंड दीज आर द हेल्प ऑप्शंस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, इंटरफेस फॉर द आई एंड फॉर द टाइम्स, कि आपको कितने पैकेट्स भेजने हैं आप उसको लिमिट कर सकते हो। अगर आप लिमिट नहीं करते तो ये भेजता रहता है, और पर मिनट 1,30,000 के आसपास पैकेट्स भेजता है ये, राइट। तो हमारा वायर शार्क हो गया है फुल अभी के लिए, तो मैं पैकेट कैप्चरिंग कर रहा हूँ पॉज, राइट। एंड इफ यू कैन सी, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ मैक एड्रेस के पैकेट्स ही दिख रहे हैं ज़्यादातर, तो राइट। तो फायरफॉक्स एक्टिव है, या फायरफॉक्स भी एक्टिव है, ठीक है, दिया बंद। तो वायर शार्क को समझते हैं कि कैसे काम करता है। ये सिंपल, जो भी ट्रैफिक आपके एनआईसी कार्ड के थ्रू आ रहा है या फिर जा रहा है उसको प्रोमिस्कस मोड पे डालता है, और जो भी ट्रैफिक होगा उसको कैप्चर करता है। आप अगर चाहो कि प्रोमिस्कस मोड पे काम ना करे और जो ट्रैफिक सिर्फ मेरी मशीन के लिए आया है सिर्फ उसी को कैप्चर करे, तो आप ये चीज़ सेट कर सकते हो इन द टूल बार। नहीं, टूल बार में नहीं है, प्रेफरेंसेस ये रही। यू कैन सेट दिस ऑप्शन फ्रॉम द प्रेफरेंसेस पार्ट, जस्ट गो टू प्रेफरेंसेस, इन द कैप्चर यू कैन सी कैप्चर पैकेट इन प्रोमिस्कस मोड। तो हर एक उसके लिए प्रोमिस्कस मोड एक्टिव कर देगा, हर एक इंटरफेस के लिए, राइट। If you don't want to work on the promiscuous mode, you can simply uncheck the checkbox and click OK. अब वो सिर्फ और सिर्फ आपके आईपी एड्रेस के लिए या फिर आपके मैक एड्रेस के लिए ट्रैफिक को कैप्चर करेगा, राइट। तो ये मेरा सोर्स एड्रेस कि पैकेट कहाँ से गया, ये डेस्टिन का एड्रेस कि कहाँ पे जाना है उसको, ये प्रोटोकॉल की पैकेट किस टाइप का था, आईसीएमपी, टीसीपी, डीएनएस का पैकेट था जो भी था, और ये उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। द फर्स्ट वन वी हैव इज राउटर एडवर्टाइजमेंट। आपका जो राउटर होगा या फिर जो स्विच होगा वो हर कुछ मिनट के बाद या फिर हर कुछ सेकंड के बाद आपके पैकेट्स को, फिर आपके जो उसके जो कैम टेबल होगी उसको अपडेट करता है बाय डिफॉल्ट, राइट। उस काम करने वो टेबल अपडेट करने के लिए वो सिंपल पैकेट करता है ब्रॉडकास्ट, एंड वी कॉल इट राउटर एडवर्टाइजमेंट, कि ये मशीन अभी एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है तो मैं ये आईपी करूंगा फ्री और किसी और को अलोकेट करूंगा। क्लियर है?
हेलो, हेलो। या तो राउटर एडवर्टाइजमेंट क्लियर है कि हाँ। राउटर की होता क्या है उसके अंदर? सिंपल चेक करा है कि मशीन अभी एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है तो आईपी उसको लोकेट रहेगी, अगर एक्टिव नहीं है तो आईपी किसी और को लोकेट कर सकता है फिर वो उस केस में। या गॉट इट। ये मेरे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक आर पैकेट था, डीएनएस का पैकेट था, फिर कौन सा पैकेट गया है मेरे पास, डेस्टिनी का एड्रेस है, ये सोर्स का एड्रेस है, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब सपोज आपको सिर्फ और सिर्फ पैकेट चाहिए फॉर टीसीपी पार्ट, so you can apply filters in Wireshark। मुझे सिर्फ और सिर्फ टीसीपी के पैकेट्स चाहिए, तो एज यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ टीसीपी के पैकेट्स दिखेंगे आपको। आई नो कि एचटीटीपी टीसीपी पे काम करता है बाय डिफॉल्ट, यूडीपी पोर्ट्स को यूज नहीं करता। मेरे पास पोर्ट्स काफ़ी, पैकेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं फिलहाल के लिए, 70,745। मेरी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी लो है अभी, तो ये थोड़ा स्लो चलेगा इसमें। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसने कितने पैकेट्स निकाले हैं। आउट ऑफ दीज मैनी पैकेट्स इसको सिर्फ और सिर्फ 4209 टीसीपी पैकेट्स मिले हैं। क्लियर है? और ये 5.9% है इसका, and all different things, right? You can apply any kind of filter here if you want the specific IP address, किसी इस IP address के लिए ही पैकेट चाहिए मुझे, तो उसके लिए सिंपल फिल्टर है IPADDR इक्वल टू और द IP एड्रेस, ओके। जो कि 1.1.1.141 आई थिंक 133 जो भी होगा, राइट। तो अगर आपको एड्रेस चाहिए सिर्फ और सिर्फ सोर्स के लिए तो IPADDR.src एंड इक्वल टू, राइट। अगर चाहिए डेस्टिनेशन के लिए तो सिंपल IPADDR या फिर IP.src_host भी ट्राई कर सकते हो आप। This is the underscore, yeah, ओके। right। तो आप यहाँ पे भी एड्रेस दे सकते हो। आप सिंपल आईपी के लिए फिल्टर कर सकते हो, और सिंपल आर पैकेट, टीसीपी पैकेट जो भी आपको फिल्टर करना है आप फिल्टर कर सकते हो यहाँ पे, राइट। सो वी हैव सम बेसिक फिल्टर्स। ये इक्वल टू कि कौन कौन से सिंबल हम यूज कर सकते हैं फॉर इक्वल पार्ट, दिस इज द इक्वल सिंबल। आप इक्वल के लिए EQ भी टाइप कर सकते हो, फॉर नॉट इक्वल दिस इज द सिंबल नॉट इक्वल, NE फॉर नॉट इक्वल ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई कंटेन, कि अगर पूरे पैकेट के अंदर या फिर पूरे सोर्स आईपी डेस्टिनी आईपी के अंदर कहीं भी ये चीज आ रही है, जो सिर्फ वो ही स्पेसिफिक पैकेट्स दिखाओ। जरूरी नहीं कि सिर्फ सोर्स आईपी डेस्टिनी आईपी के ऊपर ही काम करता है, ये इन्फो के ऊपर भी काम करता है वो। अगर इन्फो में कहीं भी ये चीज आ रही है तो मुझे उसके लिए ये फिल्टर है, राइट। यू कैन फिल्टर द VoIP पैकेट्स। बस यहाँ पे टेलीफोनी के कुछ फिल्टर्स हैं। क्या हुआ, मेरी मशीन हैंग हो गई। वी हैव सम फिल्टर्स फॉर VoIP कॉल्स एज वेल, राइट। अगर आपको VoIP कॉल से फिल्टर करनी है तो आपको पैकेट दिखाएगा जो VoIP के लिए है स्पेसिफिक यहाँ पे, एंड यू कैन एक्सपोर्ट द कन्वर्सेशन। जो भी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की है हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वायरशार्क, अब उसको एक्सपोर्ट कर पाओगे, उसको सुन सकते हो बाद में आप। ओके। क्लियर है? दिस इज द वे जो कि आप यूज करते हो वायरशार्क पे VoIP कॉल्स को कैप्चर करने के लिए। यहाँ पे नेटवर्क में हो, वायरलेस कॉलिंग हो रही है, जो कि वाईफाई कॉलिंग जिसे हम बोलते हैं सिंपल मोबाइल्स में, अब हम यूज करते हैं वाईफाई कॉलिंग। उसके थ्रू अगर कॉल्स हो रही है और आप पैकेट यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो, then you can extract the VoIP packets and export them, right? अब ये तो हो गया कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी। अब पहले बात करते हैं टीसीपी के बारे में, कि आपको पूरा पूरा पैकेट देखना हो कि उसके अंदर था क्या एक्चुअल में, राइट, उसके अंदर डाटा क्या था, वो देखते हैं एक बार। यस, यस। तो एज यू कैन सी डेस्टिनेशन कौन है और सोर्स कौन है यहाँ पे। तो ये मेरी गूगल की सर्च क्वेरीज हैं। अगर सिंपल HTTP सर्विस यूज हो रही है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ HTTPS, अगर HTTP सर्विस यूज हो रही है जो कि अनसिक्योर है, जिसके अंदर आपका जो डाटा है वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है, प्लेन टेक्स्ट में जाता है आपका, तो आप आपका डाटा पूरा पूरा देख पाओगे जिस बाय फॉलोइंग TCP स्ट्रीम और द HTTP स्ट्रीम। ओके। वेबसाइट खोल लेता हूँ एक बार।
कोई अनसिक्योर सी वेबसाइट, test php hub.com. एज आई नो ये सिक्योर नहीं HTTP यूज कर रहा है। ओके, मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपना खुद का पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। वही तो इनसिक्योर ही रहता है, सिंपल HTTP यूज करता है वो भी। सिंपल HTTP सर्वर और पोर्ट नंबर 80, राइट। व्हाट इज माय IP एड्रेस 1.146. I got the files, right. मैं ये फाइल कर रहा हूँ डाउनलोड abc.bin। फाइल डाउनलोड हो गई। तो इसके लिए पैकेट कैप्चर हुए होंगे मेरे पास वायरशार्क में, राइट। So let's see those packets. For TCP filters, you can simply type TCP, right? अब मुझे पता है मेरे पास रिक्वेस्ट जाती हैं कुछ। द फर्स्ट वन इज क्लाइंट हेलो, जो प्रॉपर 3-वे हैंडशेक होता है TCP का। याद है, सिंक पैकेट गया, रिस्पॉन्स आया एंड एक्नॉलेजमेंट भेजा, उसे हम सिंपल बोलते हैं क्लाइंट हेलो, देन सर्वर हेलो एंड ऑल डिफरेंट थिंग। दिस वन इज एप्लीकेशन डेटा, सर्वर हेलो, एप्लीकेशन डेटा एंड ऑल डिफरेंट थिंग। So let's see we have any post or not. गेट रिक्वेस्ट है मेरे पास। यहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट होती हैं तो हम सिंपल दो मेथड्स यूज करते हैं, जो दो कॉमनली यूज करते हैं हम, द गेट रिक्वेस्ट एंड द पोस्ट रिक्वेस्ट। ये इन डिटेल आपका आगे आएगा जब हम वेब का पार्ट पढ़ेंगे, बट दो मेथड्स हम कॉमनली यूज करते हैं वेब के अंदर, गेट मेथड एंड अ पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड हम यूज करते हैं डाटा भेजने के लिए, कि वहाँ पे कोई डाटा हमें अपडेट करना है, वहाँ पे कुछ भेजना है, राइट। गेट हम यूज करते हैं वहाँ से डाटा फेच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, वहाँ से डाउनलोड करने के लिए कुछ, वी यूज गेट मेथड, राइट। आपको सिंपल एग्जांपल दूं मैं इनकी रिक्वेस्ट का। सो गेट रिक्वेस्ट को इमेज देख लेते हैं। अच्छा, हमने वो फाइल डाउनलोड की उसका पैकेट है ये गिट? हाँ, उसका पैकेट भी मिलेगा हमें। एक सिंपल सा एग्जांपल है गेट रिक्वेस्ट का। इमेज दिख रही है आपको, गेट रजिस्ट्री नाम एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, लेकिन इसमें होस्ट कौन है, रिक्वेस्ट किसके पास गई, वो सब डिटेल्स है इसके अंदर। तो हमने गेट मेथड यूज किया है क्योंकि कुछ डाटा रिट्रीव करना है। करना कहाँ से, वो आता है होस्ट के अंदर। होस्ट होता है हमारा डेस्टिन का एड्रेस, ये हम अभी देख लेते हैं उसके अंदर। ओके। तो हम दो कॉमन मेथड यूज करते हैं, द फर्स्ट वन इज गेट, सेकंड वन इज पोस्ट, राइट। So you can follow this one because the HTTP is simple. So let's see the packet. हमारा पैकेट है पूरा पूरा। एक गेट रिक्वेस्ट थी, कहाँ पे गई है, इस डायरेक्टरी में गई है। होस्ट कौन था, directportal.firefox.com, ये हमारा होस्ट है जिसके पास रिक्वेस्ट गई है हमारी। क्लियर है। ओके। आप इसको प्रॉपर सेव कर सकते हो, जो इसके अंदर डाटा गया है उसको, विद सेव एज कमांड। बट हम इसको सेव नहीं करेंगे अभी के लिए, हम कुछ और जो हमने डाउनलोड किया था उसको सेव करते हैं। तो गोइंग टू एनालाइज एंड फॉलो हिस्ट्री में, वो सेम ही हो गया। हमें कुछ इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा, लाइक द पोस्ट कमांड। हो गया, पोस्ट खत्म हो गई मेरी। ओके ओके, फिल्टर गलत लगा रखा है हमने अभी। इसके अंदर ढूंढते हैं कुछ और, कुछ मिलेगा आगे हमें। फाइल डाउनलोड की थी हमने, एप्लीकेशन डेटा एप्लीकेशन डेटा एप्लीकेशन डेटा, उसके ऊपर होगा कोई गेट मेथड। एक HTTP एक्नॉलेजमेंट पोर्ट नंबर 80 पे गई है, इसको देख लेते हैं। ये सिंपल सिर्फ और सिर्फ HTTP की रिक्वेस्ट है। क्लियर है, ये रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्सेस, राइट। अब ये करते हैं थोड़ा एनालाइज। मेरी फाइल डाउनलोड हुई थी,
मैं भी नहीं दिखा रहा था। फाइल 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 एप्लीकेशन डेटा वो करते हैं फॉलोइंग। लेट्स सी ये पैकेट किस चीज़ के लिए था। ये टेस्ट php.wall हब पे रिक्वेस्ट हुई है। तो पुराना पैकेट हमें कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। लेट्स सी http acknowledgement पोर्ट नंबर 86 पे डन एप्लीकेशन डेटा ls1.1.3 है। ये रहा फिर QIQ follow HTTP string नहीं ये भी उसी के लिए। हमारा कैप्चरिंग स्टार्ट था उस टाइम पे, कैप्चर तो होना चाहिए। ये अलग रिक्वेस्ट है, नोट एन इशू, वो भी देख लेंगे थोड़ी देर में, अभी मिल जाएगा वो भी। तो ये तरीका था कि आप कौन कौन से फिल्टर से, किस टाइप के फिल्टर से अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन सी चीजें आप ढूंढ सकते हो यहाँ से, राइट। एक बार दोबारा कैप्चरिंग करते हैं और कुछ बेहतर चीजें कैप्चर उसी चीज़ों को कर लेते हैं। मैंने फाइल सेव की, डाउनलोड हुई, वायरशार्क के पैकेट्स कैप्चर हुए होंगे। नहीं, लोकल सर्वर के लिए ये नहीं कर रहा बिकॉज वो पैकेट लूप बैक में आ रहे हैं मेरे पास। कोई नहीं, इस पर लॉग इन कर लेते हैं एक बार के लिए। तो इसका लॉगिन पेज, इज द लॉगिन पेज। तो टेस्ट एंड टेस्ट वायरशार्क रिपोर्ट सिर्फ ये don't save and I got the access and now you can filter these TCP packets. HTTP request गई है मेरी, ये रहा। Let's follow this one in HTTP stream. So I get the username and passwords, right? ओके हाँ तो तरीका वही है बेसिक सा। मेरे लूप बैक के पैकेट्स कैप्चर नहीं हुए तो हम देख नहीं पाएंगे कौन सी फाइल डाउनलोड हुई है। अगर पाइथन से कहीं और से होता तो हम पैकेट कैप्चर कर पाते उस चीज के लिए, राइट। जैसे को जो लूप बैक में काम कर रहा था मेरी सेम आईपी ही थी, तो उसकी पैकेट कैप्चर नहीं किया उस केस में वहां पे, राइट। और ये मेरी सिंपल एचटीटीपी वेबसाइट है। अगर एचटीटीपीएस होता तो मैं यहाँ पे डाटा नहीं देख पाता। यहाँ पे मुझे सिंपल प्लेन टेक्स्ट में नहीं मिलता यहाँ पे, राइट। ये उसका, ये जो आपको लाइट रेड कलर में दिख रहा है ये उसकी रिक्वेस्ट है, नीचे उसका रिस्पॉन्स है, ओके right? तो दोनों मिलते हैं हम यहाँ पे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आप दोनों देख सकते हो। तो जो आगे रिक्वेस्ट गई होंगी वो भी सारी की सारी, राइट। तो इस तरीके से मैं सिंपल नेटवर्क स्निपिंग करके यूजर नेम पासवर्ड निकाल सकता हूँ अगर वो किसी अनसिक्योर वेबसाइट पे लॉगिन कर रहा है तो। या फिर अगर आप MITM करते हो, MITM में आप सिंपल एच रिक्वेस्ट को HTTP में कन्वर्ट करते हो। तो ओके सिंपल से जाओ तो कैसे कर सकते हैं ये आपका सिंपल विक्टिम है, ये बीच में आप हो एज अ अटैकर और ये आपका सर्वर है, ठीक है। आपके सर्वर को सिर्फ HTTPS से कनेक्ट करना है,
वो HTTP यूज ही नहीं करता, मतलब पोर्ट नंबर 80 वहाँ पे ओपन नहीं है, वो सिर्फ HTTPS रिक्वेस्ट का ही आंसर करता है, राइट। तो आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होगा आपकी अटैकर से सर्वर तक का, जो कि HTTPS होगा। जस्ट बिकॉज आपका अटैकर MITM परफॉर्म कर रहा है, वो बीच में बैठा है नेटवर्क के, तो जो भी ट्रैफिक आपके टीम का आएगा वो होगा अनसिक्योर। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास, ये वाला, ये जो पोर्शन है ये होगा अनसिक्योर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा HTTP ट्रैफिक, राइट। बट यहाँ पे एक्चुअल में जा कौन सा रहा है, HTTPS। तो अटैकर को मिलेगा इसका प्लेन टेक्स्ट में डाटा MITM अटैक के थ्रू, यानी कि वो बीच में बैठा है, आगे रिक्वेस्ट जा रही है HTTP के थ्रू, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है HTTPS के थ्रू। तो सिंपल डाउनग्रेड कर रहा है उसको HTTPS से HTTP के लिए, ताकि वो ऐसे क्लाइंट टू सर्वर मेरा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, देन यस, यूजर को टेक्स्ट फॉर्मेट में कैसे मिलेगा डेटा? क्लाइंट टू सर्वर डाटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही जा रहा है। सर्वर के लिए क्लाइंट कौन है, आपका अटैकर, राइट। और जो आपका एक्चुअल यूजर है उसके लिए सर्वर कौन है, अटैकर, ठीक है। अब ये तो डाटा लेगा सिंपल HTTP सर्विस में, HTTPS यूज ही नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। समझ में आया। हम्म। आपका जो यूजर होगा वो सिर्फ डाटा भेज सकता है HTTP में, तो आपके अटैकर ने सिर्फ और सिर्फ HTTP को अलाउ किया है अभी के लिए, गॉट इट। ठीक है। यानी इस अटैकर से आगे जो डाटा जाएगा सर्वर के पास वो जाएगा HTTPS के थ्रू, यानी कि आगे वाला डाटा, ये डाटा सिक्योर होगा और ये होगा अनसिक्योर। गॉट इट। ये सिंपल तरीका है MITM का, हम्म। इसमें वो HTTPS रिक्वेस्ट को HTTP में कन्वर्ट कर रहा है आगे भेजने के लिए, राइट। इसे हम बोलते हैं MITM अटैक, मैन इन द मिडल, हैकर अटैकर बीच में बैठा है, राइट। ओके। तो ये भी तरीका है कि वो बीच में MITM का कर रहा है और यूजर नेम पासवर्ड वहां से निकाल रहा है। MITM में भी यही होता है, सिंपल स्नीफिंग ही होती है। हम ये कल ट्राई करेंगे विद द टूल ज़ेरोस्प्लॉइट। ओके। ज़्यादा कुछ नहीं मांगता आपसे, सिंपल कुछ ऑप्शन ही देने पड़ते हैं आपको, और यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ ऑन योर साइड टुडे। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी, आई थिंक परसों होगी शायद, तो 31 है, तो 31 की छुट्टी